फ्रेंड्स नमस्कार। हम लोग 70th पीपीएससी की पीवाईक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, यानी शिथिल कानून और व्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। मैंने आपसे पिछले 3 टॉपिक से मैं आपको रफ वर्क करवा रहा हूँ। आपको हो सकता है ये वर्क बहुत बोरिंग लगेगा, हो सकता है लगेगा कि ये हम क्या ही कर रहे हैं, बट फ्रेंड्स जब आप एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल में होंगे ये काम आपको रियली वहाँ करना होगा। और अगर आपका जितना ही अच्छा ये रफ वर्क हो जाएगा, आप अपने एस्से को उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। डायरेक्टली आप अगर सोचेंगे कि मैं उसी दिन उठूंगा बिना किसी रफ वर्क की प्रैक्टिस के मैं सीधे लिख दूंगा, तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लिख नहीं पाएंगे, हो सकता है किसी की इनोवेशन उतनी अच्छी हो, बट रिस्क अपने को नहीं लेना है। ठीक है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ये मैंने इसका भी एक रफ बनाया था तो मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से बताया था, अपने ग्रुप के माध्यम से, कि जो आपका पहला रफ होगा कि कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, यू जस्ट राइट इट डाउन एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है कि उसको एक सीक्वेंस के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि हो सकता है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आप सोचना शुरू करो तो आपको इसके डायमेंशंस याद आए, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट अबाउट लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। इट इज अबाउट कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर इज हिंड्रेंस टू वुमेन एम्पावरमेंट, यानी एक चीज कॉज है और दूसरी उसकी इफेक्ट है, और इन दोनों के एक कनेक्शन से हमें आंसर लिखना है। तो आपको जो भी चीजें अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे याद आती हैं, रफ में उसको लिखिए। जो चीजें लॉ एंड ऑर्डर पे, यानी वॉट एवर की टर्म्स आर गिवन देयर, वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, यू जस्ट राइट देम डाउन। आप उनको लिख लो, जो भी दिमाग में आपके विचार आता है। उसके बाद एक क्रम में उनको आप सजा लो। आपके पास अगर कम टाइम है तो वहीं पे 1 2 3 4 5 7 ऐसे करके दे सकते हो, 6 7। और अगर नहीं तो मैं कहूँगा कि 2-4 मिनट और समय दो आप, और एकदम क्रम में आप लिख लो आइडियाज को, जैसे हमने एक क्रम में सजाया है। नॉट नेसेसरी कि आप भी इसी क्रम में सजाओ, आपका अपना कुछ आइडिया हो सकता है। ऊपर में मैंने ये क्रम नहीं है, ऊपर में मैंने कुछ कोटेशंस दिए हैं और मैंने यहाँ लिख दिया है कि यूज दिस थ्रू आउट द एसे। आपको पूरे एसे में इसको यूज करना है, ऐसा नहीं कि ऊपर ही सारा कोट लिख दिया, वो बहुत ही गलत तरीका है। आपको करना ये है कि एक समा बांधना है, और समा बांधने के लिए एस्से का यही क्वालिटी है। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करता हूं कि अगर आपका एस्से पढ़ के मुझे मज़ा नहीं आया तो मैं मार्क्स नहीं दूंगा। सिंपल सा एस्से का फंडा है कि मुझे मज़ा आना चाहिए। मुझे मेरे अंदर आप इंट्रोडक्शन आप अपना ऐसा लिख दो कि मेरे अंदर एक रुचि पैदा हो जाए, एक तरह से इंटरेस्ट पैदा हो जाए, या एक कहें कि क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए कि मुझे जानना है कि आगे हो क्या रहा है, मुझे इस कहानी को समझना है जैसे। लेकिन कहानी के रूप में एस्से को नहीं लिखना है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूं कि एस्से इज नॉट अ स्टोरी, एस्से इज नॉट अ पोएम, एस्से इज नॉट अ पीस ऑफ एडिटोरियल। इट्स डिफरेंट थिंग इन द सेंस कि एडिटोरियल से बहुत कुछ मेल खाता है, बट एडिटोरियल इज मोर अबाउट फैक्ट्स के बेसिस पे यू आर एनालाइजिंग थिंग्स, बट एसे इज नॉट अबाउट दैट। एसे का अपना अलग टोन होता है। इसमें कहानी भी गुंथा हुआ रहेगा, जैसे कि अगर आप कोई एनेक्डोट देते हैं, इसमें मार्मिकता भी होगी। अगर आप कोई बात लिख, देखो एसे का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप मेरी इमोशंस को जितना कुरेद दोगे, पढ़ते हुए मेरे रोंगटे जितने खड़े हो जाएंगे, मैं आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स दूंगा। और वो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, वो एक क्रम में होना चाहिए, वो एक पैटर्न में होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, आपको नंबर मिलने जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। चलिए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर मैं इन फॉर्डर पॉइंट्स को आपको दे रहा हूँ, तो ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज फॉर्डर पॉइंट्स इन डिफरेंट एसेज दैट यू आर सपोज टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, या फिर कोई भी एसे जो आप लिखने जा रहे हैं, इवन फॉर द प्रैक्टिस, राइट। सो द फर्स्ट कोट इज अबाउट अंबेडकर जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने पहले कोट्स देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक पे आते हैं, या पहले टॉपिक ही देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैक्स लॉ एंड ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है ये आपको समझना चाहिए कि कानून और व्यवस्था क्या है। तो कानून व्यवस्था का है क्या कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत हम चाहते हैं कि सोसाइटी में एनार्की की सिचुएशन ना क्रिएट हो। एक ऐसा समाज हम बनाएं जिसमें सिविलाइज्ड सोसाइटी, आप लोग लिखते भी जाएंगे, एक हम सिविलाइज्ड सोसाइटी की कल्पना करते हैं। आप अगर जो भी मैं उदाहरण बोलता हूँ, हो सकता है मैं पेन डाउन नहीं करूँ, आप उसको लिखते जाएंगे।
एक और कुछ फिलोसोफर्स को आप कोट कर सकते हैं, फिलोसोफर्स को आप कोट करें, अच्छा चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनकी बहुत जार्गन्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनकी जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, आप उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हो तो हो सकता है आप जॉन रॉल्स का व्हील ऑफ इग्नोरेंस लिखना शुरू कर दें, ओरिजिनल पोजीशन लिखें, नहीं, बेसिक टर्म्स को लिखिए। जॉन रॉल्स को कोट कीजिए, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन उनकी बेसिक टर्म्स को लिखिए। व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, ओवरलैपिंग कंसेंसस, इस तरह के टर्म्स का प्लीज आप यूज नहीं करेंगे। मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको बता दिया। आप सोशियोलॉजिस्ट को कोट कीजिए, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि अगर मैं आर के मर्टन को कोट कर दूंगा, बहुत बड़े मतलब अमेरिका के रॉबर्ट किंग मर्टन सोशियोलॉजिस्ट हैं, या फिर हमारे यहाँ के आप सोशियोलॉजिस्ट को कोट कर सकते हैं, या फिर आप इमाइल दुर्खिम को कोट कीजिए, मतलब किन्हीं को भी आप कोट करते हैं तो बस ये ध्यान रखिएगा, इनकी बातों को लिखिएगा, लेकिन वो बातें नॉर्मल बातें लिखिएगा, नहीं तो एस्से का पेपर नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप ऑप्शनल लिख रहे हैं और आपका कॉपी ऑप्शनल लिखने वाले टीचर को नहीं दिया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चाहे वो क्वेश्चन अगर नॉन अलाइनमेंट पे भी है, नॉन अलाइनमेंट पे है, या फिर अगर मल्टीपोलैरिटी या रेलेवेंस ऑफ इंडिया इन द करंट ग्लोबल पॉलिटिक्स, अगर कुछ इस तरह का भी टॉपिक आता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर कॉपी इज बीइंग इवेलुएटेड बाय अ टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल। हो सकता है आपकी कॉपी किसी बहुत नॉर्मल जो किसी और विषय को भी पढ़ा रहे हैं उनको भी दे दिया जाए, बिकॉज दैट्स अ जनरल पेपर और उसके लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, मैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कि हम लोग टाइम इधर उधर की बातें कर लेते हैं शुरू में, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि हो सकता है आपको इनमें से बहुत सारी बातें ना पता हो। मेरी जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे साझा कर देता हूँ, एंड ईच एंड एवरी वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग हियर विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट कि आई एम नॉट हेयर फॉर जोक, आई एम नॉट हेयर टू क्रिएट मीम्स, यहाँ कोई मीम्स नहीं बना रहा हूँ। आई एम टॉकिंग समथिंग सीरियस। और अगर आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए बहुत सीरियस हैं तो यू विल नॉट फील इट बोरिंग, अदरवाइज यू माइट फील कि क्या ही हम कॉन्सेप्ट्स को बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो बोरिंग लग सकता है कि चलो कुछ रील्स देख लेते हैं। अगर वो है आपका इंटरेस्ट है तो एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जिन चीज़ों पे आप समय देंगे धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी होती जाएंगी। अगर आज आपको ऐसे लिखना नहीं आता है, कोई किसी को भी नहीं आता है शुरू में, अगर आप आज समय देने लगेंगे, कुछ कोटेशंस को, अच्छे लोगों का कोटेशंस याद कर लेंगे, कुछ जो एग्जाम्पल्स मैं बता रहा हूँ उन एग्जाम्पल्स को आप समझ लेंगे, कुछ किताबें पढ़ लेंगे, कुछ मैगजीन्स वगैरह पढ़ लेते हैं, जहाँ से भी आपको इनरिचमेंट लगता है तो बहुत हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको यकीन है तो हम इतना आपको दे देंगे डिफरेंट मैगजीन्स पढ़ के, न्यूज़पेपर्स पढ़ के या अलग अलग सोर्सेज से, कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बस जितना बताया जा रहा है आप उतना कर लीजिए और उसी का प्रैक्टिस कर लीजिए, एनफ है। चलिए, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर लैक्स लॉ एंड ऑर्डर है तो वो एक नारी सशक्तिकरण के लिए बाधा है। आप सोच के देखिए कि किसी भी समाज में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, कानून और व्यवस्था ठीक नहीं है, तो बाधा सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए नहीं है। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि ये पीस के लिए भी बाधा है, समाज में या सोशल प्रोग्रेस के लिए बाधा है, एजुकेशन सिस्टम के लिए बाधा है, तो भी आप यही समझेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन सही कह रहा है। बट हमारा क्वेश्चन अभी यहाँ पे है वुमेन एम्पावरमेंट। सो हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट है क्या, और इस कॉन्टेक्स्ट से हमें डिविएट नहीं होना है। तो हमने टर्म पकड़ लिया लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा हमने टर्म पकड़ लिया वुमेन एम्पावरमेंट, और तीसरा टर्म पकड़ा हिंड्रेंस। अगर थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, मैंने आपको कुछ दिन पहले जब अपना दूसरा ऐसे या पहला ऐसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देन आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि आपको दूसरा पक्ष भी लिखना चाहिए, बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या ऐसे का टॉपिक है और कितना स्कोप छोड़ता है दूसरे पक्ष के लिए। क्या अगर हम इसके दूसरे पक्ष को लिखें तो वो जस्टिस कर पाएंगे हम मॉडर्न आउटलुक के हिसाब से? तो इस क्वेश्चन में शायद आप हो सकता है दूसरे पक्ष को नहीं उतना जस्टिफाई कर पाएंगे, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम देख रहे थे कि जो बहुत पावरफुल है लोग उसी का कदर करते हैं, जो पावरफुल नहीं है उसका नहीं करते हैं। तो उस टॉपिक में दूसरा पक्ष हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा पक्ष इस रूप में मिल जाएगा
कि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ही समस्या नहीं है, और भी कुछ समस्याएं हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को बाधा पहुंचाती हैं। या एक और तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर अगर होगा तो वो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसके मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि समाज के हर एक सेक्टर के लिए ये बाधा है। बट आप इसको ओवर स्ट्रेच मत कीजिएगा। मेरा एक सजेशन होगा कि यू शुड नॉट ओवर स्ट्रेच इट, क्योंकि अदरवाइज आपका खतरा होगा कि आप डिविएट कर जाएंगे, विच यू डोंट हैव टू कमिट, विच यू डोंट हैव टू डू दैट, राइट। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो बात सेंटर में तो वुमेन एम्पावरमेंट ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे एस्से का, तो पूरे एस्से का ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, और हम ये दिखाएंगे इस पूरे एस्से में कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होने से कैसे नारी सशक्तिकरण में एक बाधा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले अच्छा होगा कि आप एक कोटेशन से शुरुआत कर दीजिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का कोट है कि आई मेजर द प्रोग्रेस, लिख लीजिए आप, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी by the degree of success the women of that community have achieved। मैं किसी भी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूं कि उस समुदाय में महिलाओं ने कितना प्रगति किया है। कितनी अच्छी बात है कि जिस समाज में महिलाओं ने प्रगति नहीं की, हमने महिला को ही क्यों चुना। आपने कभी सोचा कि यहाँ पुरुष क्यों नहीं है? यहाँ पुरुष इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली भी जाते हैं तो विमेन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आती हैं। वैसे तो डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर अनटचेबल्स हैं तो उनको भी मार्जिनलाइजेशन कास्ट के बेसिस पे या छुआछूत के आधार पर हुआ, उसमें विमेन भी हैं कि इनका भी सबऑर्डिनेशन हुआ। तो आप कोई भी देखेंगे, यूपीएससी का पेपर देखेंगे या पीसीएस का पेपर देखेंगे, उसमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या वल्नरेबल कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और यही कारण है कि यहाँ मेन का एम्पावरमेंट नहीं लेकर के आपको कभी ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा कि मेन का एम्पावरमेंट। हो सकता है आने वाले समय में अगर बहुत ज़्यादा कुछ हो, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक कि आपको उसको लेके इतना बर्डन लेना चाहिए, और मतलब आपको इतना एक्टिविज्म की तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं नहीं मेन का भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स जैसा जैसा सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होगी वैसा बढ़ेगा, बट एज ऑफ नाउ वी शुड थिंक अबाउट, वी शुड नॉट डिविएट फ्रॉम आवर टॉपिक, और हमें वुमेन एम्पावरमेंट पे सोचना है। तो सबसे पहले बाबा साहब का आप कोट कर दीजिए। उसके बाद वैसे देखो, मैं आई डू नॉट नॉर्मली, इन नॉर्मल केस आई डू नॉट सपोर्ट द आर्गुमेंट कि आपको मनुस्मृति को कोट करे कहीं कहीं भी एकेडमिक सर्कल्स में या फिर कहीं अपनी राइटिंग्स को, बट ये जो एक लाइन है, इस लाइन को आप इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट इस सेंस में आप करो कि मनुस्मृति में एक बात लिखी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। यह लाइन ये दर्शाता है कि विमेन का कितना सिग्निफिकेंस है, कि यू कैनॉट अफोर्ड टू इग्नोर विमेन। आप विमेन को इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। और अगर आपने देवता निवास करने का मतलब क्या है, एक्चुअल में देवता तो निवास कर नहीं रहे हैं, एक्चुअल में इसका मतलब है ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि, इस तरह की चीज़ें होंगी। कॉफी अन्नान जी का ये मैं कहूँगा कि आप चाहें तो इसको कंक्लूजन में यूज कर लीजिएगा। बेसिकली थ्रू दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग द फर्दर मटेरियल कि कैसे हम अपने थिंकिंग कैसे डेवलप करेंगे, राइट। तो कॉफी अन्नान जी बोलते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अ गोल इन इट सेल्फ। महिला सशक्तिकरण केवल अपने आप में एक गोल नहीं है। इट इज़ प्री रिक्विजिट टू अचीव, 3-4 बातें बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बोलते हैं कि इट इज़ प्री रिक्विजिट टू अचीव पॉवर्टी एलिविएशन, गुड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 2-3 जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में आप इसको यूज करेंगे तो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के द्वारा आपकी बातों को एक सपोर्ट मिल जाता है। सिमोन दी बोवार, काफ़ी अजीब सा नाम है, चूँकि अजीब नहीं कहेंगे, इनका अपना फ्रेंच नेम है। फ्रेंच में थोड़ा सा ऐसे होता ही है, मुंह टेढ़ा करके हम लोगों को बोलना पड़ता है। इनका एक वर्क है सेकंड सेक्स, द सेकंड सेक्स। इन्होंने इस किताब में ये बहुत, इनका ये लाइन फेमस हुआ, ये नारीवादी मूवमेंट से संबंधित रही हैं। इनका एक लाइन फेमस हुआ कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। सो
उनको वैसा बना दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि जब कहना क्या चाह रही हैं, कहना ये चाह रही हैं कि जब कोई विमेन पैदा होती है तो उस तरह की जिस तरह की जो डिसएडवांटेजेज या जिस तरह की बंधनें विमेन पे लगा दी जाती हैं, वो बंधनें एक्चुअल में होती नहीं हैं। इट इज़ आवर सोसाइटी, यह हमारा समाज है जो उस पर बंधन डाल देता है और फिर विमेन ऐसा हो जाती हैं। जैसे आपने एक बच्चे को, छोटा बच्चा है और छोटी बच्ची है, इन दोनों को अगर आप देखेंगे कि लालन पालन में, तो हमारे परिवार के अंदर आपको दिखेगा कि एक डिफरेंस दिख रहा है। बच्चा बाहर खेलने जा रहा है, उसके खेलने के औजार अलग हैं। वो क्रिकेट बैट से खेलता है, वो फुटबॉल खेलता है, बच्ची गुड़िया से खेलती है। आप देख रहे हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे हाउस होल्ड से ही एक जो परवरिश होती है वो उस तरह से शुरू हो जाती है कि विमेन को वो क्वालिटीज सिखाई जाती हैं कि शांत रहना है, हम्बल रहना है। बॉयज़ को कि मेल हो, एग्रेसिव रहो। उस तरह की क्वालिटीज़ जाने अनजाने दोनों ही तरह से हमारी सोसाइटी में इंस्टील होने लगती है। तो इसीलिए इनका कहना है कि महिलाएं ऐसा नहीं है कि कोई बंधन के साथ पैदा होती हैं, उन पे वो बंधन हम डाल देते हैं। और जर्मेन ग्रीर एक फेमिनिस्ट है। इनका थोड़ा सा रेडिकल मुझे स्टैंस लगा, बट अगर ज़रूरत कहीं लगा आपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो बीच में यूज कीजिएगा, इसको शुरू में मत यूज कीजिएगा। देखिए ये बहुत पहचानना ज़रूरी है, इस बात को मेरा नोट कर लीजिएगा कि इस चीज़ को जैसे बाबा साहब का आप शुरू में यूज कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो कॉफ़ी एंड नान वाला भी शुरू में यूज कर सकते हैं। बट चूंकि अगर कोई रेडिकल स्टांस है तो शुरू में मत कीजिए, फ्लो में उसको यूज कर लीजिए। जैसे अगर इनका कहना है कि अगर आज पुरुष बदला हुआ दिखाई दे रहा है, कि अगर आज पुरुष ये बात कर रहा है कि नहीं वुमेन को एम्पावर करना जरूरी है, एक और वर्ड आप लिख लीजिएगा, जैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ वुमेन को सशक्त नहीं करना है, विकास का ऐसा प्रारूप हो, डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल हम लोग फॉलो करें जो वुमेन लेड हो, जिसको लीड भी वुमेन कर रही हो। तब जा आज की मतलब आंसर्स में आप इसको जरूर इंक्लूड करेंगे कि वी हैव टू ग्रेजुएट फ्रॉम वुमेन एम्पावरमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, इस तरह से। तो जर्मेन ग्रीर का कहना है कि अगर आज पुरुष बदला हुआ दिखाई देता है, उसमें कुछ अच्छी बातें दिखाई देती हैं, महिलाओं को लेकर प्रोग्रेसिव थॉट रखता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बदल गया है, वो ऐसा आर्थिक दबाव के कारण कर रहा है। क्यों? क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उन खर्च को वो अकेले संभाल नहीं पा रहा है, और इसलिए वो चाहता है कि वुमेन भी पब्लिक प्लेस पे आएँ और वो काम करें। बट देखिए आंसर लिखते समय आप किसी की बातों से इतना प्रभावित मत हो जाइए कि उस बात को आप एकदम, अगर आपको ठीक भी लग रहा है तो बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। ह्यूमैनिटीज़ का यही ब्यूटी है कि आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर पुरुष बदला है तो ये एक पक्ष आप लिखिएगा, बट बाद में इसको बैलेंस करने की भी अपने आंसर में कहीं ना कहीं कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि सभी पुरुष ऐसे ही हैं या सभी लोग ऐसा ही सोच रहे हैं, फलाने मतलब जो नारीवादी समर्थक या उनका ऐसा ओपिनियन है। नाउ लेस ह्यूमन का एक कॉन्सेप्ट है, इसको कहीं इस टर्म को यूज कर लीजिएगा कि कमतर मनुष्य करके महिलाओं को देखा है। तो ये फ्रेज है, किसी का कोट नहीं है, उसको आप अमर्त्य सेन जी का एक नोबेल लॉरिएट है, तो कई बार ऐसा बात आया, कहा गया कि अगर देश पीछे है इसलिए महिलाएं पीछे हैं, मतलब कि अपना देश जैसे ही आगे बढ़ेगा, देश में विकास होगा तो महिलाएं भी वैसे बढ़ जाएंगी। इन्होंने कहा कि नहीं, इसके उलट भी तो हो सकता है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते कि महिलाएं पीछे हैं इसलिए देश पीछे है? क्योंकि अगर आपका 50% पॉपुलेशन पीछे है तो आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि IMF ने कहा कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन इक्वल हो जाए तो हम अपनी GDP का 27% बढ़ा सकते हैं। तो 27% इज ए ह्यूज फिगर। तो आप सोच के देखिए, तो ये बात मतलब IMF का और अमर्त्य सेन जी का, इन दोनों की बातों को एक साथ अगर आप लिखेंगे तो एक दूसरे की बात को एक वैलिडेशन मिल जाता है, राइट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग पे। देखिए ये हो सकता है क्रम में ना हो, लार्जली क्रम में है।
मीनिंग पे बात करेंगे कि अगर लैक्स लॉ एंड ऑर्डर का, तो इसका मतलब ये है कि कानून जो है वो काफ़ी वीक है, लीगल सिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल है, लॉ इन्फोर्समेंट ठीक से हो नहीं रहा है। ऑफ कोर्स उसका आउटपुट यही होगा कि क्राइम रेट बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, समाज में जो पिछड़ा वर्ग होगा, चाहे कोई भी हाशिए पे वर्ग पहुँचे, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और ऑनर किलिंग्स जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस पे आप बात कर लेंगे। एक इज्जत के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, विमेन को अपने समाज में एक इज्जत के प्रतीक के रूप में देखा गया है। ऐसा माना गया है कि विमेन ही सोसाइटी, जैसे आप देखेंगे जितनी भी गालियां बनी हैं वो विमेन को टारगेट करती हैं। क्यों? क्योंकि अपना सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी है और इसमें विमेन को एक तरह से घर का इज्जत के रूप में पोर्ट्रे किया गया है। आपको ऐसा लिखना नहीं है कि हाँ विमेन ऐसा होती हैं और घर की इज्जत होती है, ये बात बिल्कुल इस तरह का मत लिखिएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, सोशियोलॉजिस्ट इस पर डिबेट करते हैं और इसीलिए आप जो ये टर्म सुनते हैं कि ऑनर किलिंग्स, कि हम अपनी सो कॉल्ड ऑनर को बचाने के लिए किसी का जान ले लिए। डोंट सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट एवर। कभी भी हो सकता है डायरेक्टली तो आप नहीं करोगे, आई नो दैट, बट इनडायरेक्टली भी ऐसा मत करना कहीं भी, बिकॉज दिस गोज अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, दिस गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये हर चीज़ की, दिस गोज अगेंस्ट मॉडर्न आउटलुक या जो रिक्वायरमेंट है अपनी सोसाइटी की। तो बट ये मेंशन इज्जत के कॉन्सेप्ट को जहाँ अगर कहीं पे फिट बैठता है आप उसको मेंशन कर सकते हो। देखो, लॉ एंड ऑर्डर से मैं अगर प्रैक्टिकली मैंने कुछ चीज़ें देखा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ ग्राउंड का। मैंने एक सब इंस्पेक्टर से पूछा कि मतलब केसेस की रजिस्ट्रेशन को लेकर कि दिल्ली में मतलब बहुत ज़्यादा केस का रजिस्ट्रेशन है, बट और जगहों पे क्यों नहीं हो पाता इस तरह का केसेस का रजिस्ट्रेशन। तो एक तो आपको पता है कि दिल्ली में थोड़ा अवेयरनेस ज़्यादा है, लोगों को टेक्नोलॉजी का समझ है ना। मैं ग्राउंड लेवल की चीज़ें बताता हूँ कि ग्राउंड लेवल पे पुलिस वाले, उन्होंने जो बताया कि पुलिस वाले क्यों केसेस को रजिस्टर नहीं करते हैं। पहला चीज़ है एनसीआरबी, आपको पता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो डेटा जारी करता है। उस डेटा में कहाँ के अगर केस रजिस्टर करेंगे तो जाहिर सी बात है दिखाना पड़ेगा कि इस स्टेट में इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो बहुत सारे जो केसेस होते हैं उसको रजिस्टर करने से कतराते हैं। दूसरा चीज़ है कि अगर केस रजिस्टर हो गया तो उस केस की इंक्वायरी करनी पड़ेगी और इंक्वायरी करने के लिए बहुत ज़्यादा पुलिस पर्सनल की ज़रूरत होती है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और अगर डेटा अपडेटेड है तो करीब 155 पुलिस पर्सनल चाहिए 1 लाख आबादी पे। बिहार में है 81, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अराउंड रफ फिगर मैं बता रहा हूँ, 81 रफ फिगर है। तो सोचिए कितना पुलिस पे, और काम तो उतना ही है, काम कितना ज़्यादा है। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अगर आप देखेंगे तो पूरे इंडिया में, यूनियन टेरिटरीज़ को हम छोड़ देते हैं तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा है। तो एक तरफ एनसीआरबी का डेटा में दिखेगा, दूसरी तरफ उनको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पुलिस पर्सनल है नहीं, तो ये लोग समझा बुझा के उनको चाहते हैं कि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए, विच इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड। यू विल नॉट सजेस्ट इन योर आंसर। आप अपनी आंसर में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करोगे, राइट। तो यही बात थी ना। कुछ एक्ट्स हैं, चूंकि हम लोग कह रहे हैं लैक्स लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी कानून बना है उस कानून का अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। कंप्लायंस, अनुपालन का मतलब होता है कंप्लायंस। कोई भी कानून का जो कंप्लायंस रेट है वो अच्छा नहीं है। हमने देखा कि 2013 में विशाखा गाइडलाइन को रिप्लेस करके पोस्ट एक्ट बनाया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आता है। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का। इस तरह अनेकों कानून हैं, चाहे विच हंटिंग को लेकर हो, ऐसे अनेकों कानून हैं जो विमेन को एक तरह से एक डिग्निफाइड लाइफ प्रदान करने के लिए बनाई गई, बट उनका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। या तो आप देखेंगे इन सभी कानूनों में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। दूसरी चीज़, जो क्रिमिनल्स हैं, मैं आपको बैकग्राउंड में और चैलेंजेस में इस चीज़ को हालांकि बता दूंगा, क्रिमिनल्स पनिश नहीं किए जाते हैं। आप खुद सोच के देखिए, जब क्रिमिनल्स पनिश नहीं होंगे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा, और जो विक्टिम है
उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, विक्टिम्स के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, विश्वास ही खत्म हो जाएगा कि अपना सिस्टम कुछ इसका करेगा। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे समाज में जहां जो लॉ एक महिला, एक जो विमेन है उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, और अगर वही लॉ फॉलो नहीं किए जाते हैं तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि उस सोसाइटी में विमेन एम्पावर्ड होंगी। जो विमेन सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं फील करेगी, पब्लिक प्लेस पे जाने से उसे डर लगेगा, पब्लिक प्लेस तो छोड़ो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगर बहुत ज़्यादा उसके साथ होंगे, विमेन ना घर के अंदर सेफ फील करेगी ना घर के बाहर अगर सेफ फील करेगी, तो हाउ कैन वी इमेजिन आवर विमेन टू बी एम्पावर्ड? वो ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो अगर हम थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखते हैं तो पृष्ठभूमि में हमें मिलेगा कि जितनी हमारी रिलीजियस बुक्स थी, या फिर जितने, नॉट जितने, ये थोड़ा ऑड होगा, मतलब हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजियस बुक्स हैं, या अधिकतर जो मतलब एंशियंट टाइम्स के खासकर या मिडीवियल टाइम्स के जो आपको पॉलिटिकल थिंकर्स दिखाई देंगे, तो उनमें एक बातें आपको दिखाई देंगी कि वो लोग पैट्रियार्की को समर्थन दे रहे हैं और विमेन को बहुत ज़्यादा काबिल नहीं समझते हैं। काबिल नहीं समझने का मतलब है उनको बहुत, उनकी जो सोच थी वो एक लिमिटेड स्तर पे उन्होंने विमेन को देखा कि विमेन का काम बस इतना 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 है। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक कंटिन्यू रह गई। जैसे अगर एरिस्टोटल को देखेंगे तो वो कहते हैं कि विमेन को सिटी स्टेट की, जो सिटी स्टेट होता था एथेंस में, तो इसके अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही दकियानूसी सोच था कि उनके पास इस तरह की सोचने समझने की, इस तरह की जो शक्ति है वो नहीं है। डेकार्ट का भी इसी तरह का आर्गुमेंट था। हीगेल ने तो मतलब विमेन और मेन के लिए बोला कि कंप्लीट सेपरेशन कर दो, मेन जो होंगे वो पब्लिक स्फेयर को डील करेंगे, विमेन जो होंगी वो प्राइवेट स्फेयर को डील करेंगी। क्या आज के समय में ये अगर हम बातें करें, ये कहाँ तक रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। तो आप इस चीज़ का खंडन करेंगे कि हमारे जो रिलीजियस बुक्स हैं या पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, रूसो ने तो ये कहा कि जो इंटेलेक्ट है वो विमेन के अंदर होता ही नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए इन्होंने विमेन को काबिल समझा ही नहीं। तो आप 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके आप अपनी बातों को इस तरह लिखेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी थिंकर्स हुए हैं। प्लेटो को तो ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। तो इनकी अपनी वर्क थी, इन्होंने फैमिली सिस्टम, स्टेट को लेकर के, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारी बातें बोली, बट दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन हियर, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग विषय हो जाएगा। नाउ अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट पे देखें तो आप अपने घर में या आसपास भी देखते होंगे कि विमेन हो या हम हो, मेन हो, हम रियलाइज तक नहीं करते कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है वो इतना घुल मिल चुका है, और ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लैक्स लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बहुत क्रिमिनल्स गो अनपनिश्ड, ऐसा सिचुएशन है, तो हम ये रियलाइज तक नहीं करते कि ऐसी सिचुएशंस हो भी रही हैं। बॉयज और गर्ल्स का चाइल्डहुड से ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। इसका उदाहरण भी आप थोड़ा ग्लोबल स्टेज पे या वर्ल्ड से आप दें कि जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपको दिखाई देंगी, यूरोप में अगर नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे स्कैंडिनेवियन देश, जैसे कि आइसलैंड हो गया, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, ये कंट्रीज में आप देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, पीस हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, बहुत हाई इंडिकेटर्स में जेंडर गैप इंडेक्स है या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, जितनी इंडिसेस आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं उन सभी इंडिसेस में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जबकि आप वही साउथ एशिया और सब सहारा के देशों में देखेंगे तो वहाँ इस तरह की सिचुएशंस नहीं है। आप इंडिया का किसी भी साल, क्या आपने कभी कोई रैंक देखा कि इंडिया, छोड़ दीजिए टॉप 10 और टॉप 20, आपने कभी इंडिया को जेंडर गैप इंडेक्स या जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करते हुए कि अंडर 100 में टॉप परफॉर्मर की सूची में इंडिया है? यू विल नॉट फाइंड। ऐसा क्यों हो पा रहा है? यू कांट गो ऑन टू से कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यू डोंट हैव टू जज कि जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कहती है, आप उनका एक स्पोक्स पर्सन की तरह एस्से नहीं लिखना है। आपको एस्से में ये बताना होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। हम जहाँ भी लैग कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही क्यों ना हो, तो उन सारी चीज़ों पे हम सुधार करेंगे। चैलेंजेस लिखा है, या यूं कहें कि लैक्स लॉ एंड ऑर्डर है,
तो उसका आउटकम कहें इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर ऐसा होता है, इन दोनों का एक समअप यहाँ पे है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि क्रिमिनल्स गो अनपनिश्ड, क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है। अच्छा, हमारे देश में कभी आपने सोचा कि कानून की कमी है क्या? किस चीज़ के लिए कानून नहीं है? जो वर्क प्लेस पे वुमेन थी, जो 1997 में जब तक विशाखा गाइडलाइन नहीं आया था, तो चलिए इस पे नहीं था तो जुडिशरी ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए और इस पे तब तक गाइडलाइन जारी कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक कि पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बनाती है। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी कानून बन गया, क्योंकि माना गया कि जो डोमेस्टिक स्फेयर है, घर है, वो भी कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिक्स को या कहीं ना कहीं कहें कि सरकार को अफेक्ट करता है। घर के अंदर जो हो रहा है, कई बार ऐसा एक पब्लिक और प्राइवेट का डायकॉटमी देखने को मिलता था कि पब्लिक स्फेयर अलग है, प्राइवेट स्फेयर अलग है। जो स्टेट है उसको प्राइवेट स्फेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जो घर है, फैमिली है, तो घर के अंदर क्या चल रहा है इसमें राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब एक बात बताइए, अगर घर के अंदर किसी बच्चे को मारा पीटा जाए, किसी विमेन को मारा पीटा जाए, या किसी के साथ भी, अगर बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उनके साथ अगर अत्याचार होता है, तो क्या स्टेट की और खासकर हमारे जैसे एक वेलफेयर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसमें दखल दे? जरूर उसको देना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कदम था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को लाया गया। बट परेशानी यहाँ नहीं है कि लाया गया, कन्विक्शन रेट क्या है। और कन्विक्शन रेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या लेटर एंड स्पिरिट में हम जो लॉज लाए हैं उनका फॉलो कर रहे हैं हम। तो इसमें आपको दिखेगा कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरी चीज़, दोष सिद्ध कर पाना, सबूत जुटाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम है। आप खुद सोच के देखिए कि मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, मैं अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, इसका सबूत मेरी वाइफ कहाँ से देगी? बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इन चीज़ों को। या आपकी वाइफ है या कोई भी विमेन है, अगर वो कहाँ से ये सबूत इकट्ठा करेंगे? और हमारी इंडियन सोसाइटी की एक और समस्या हो जाती है कि अगर घर के अंदर हम कंप्लेन करते हैं तो ब्रेड विनर नॉर्मली मेन ही है, तो उनके सामने उस विमेन के सामने एक समस्या ये भी आ जाती है कि उसके बच्चे हैं, पति सिर्फ कमाने वाला है। अगर उस पति को अगर कानून को के हवाले कर दे तो फिर कल खर्चा कौन चलाएगा? तो हमें इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करना होगा। मिस्ट्री मैंने इसलिए बोला कि एक तरह से डिलेमा की सिचुएशन वुमेन के सामने होती जरूर है। एक तरफ इनजस्टिस है और बहुत इनजस्टिस है, घोर इनजस्टिस है, और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार दिखता है, उसके अपने बच्चे दिखते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसका मार्ग एजुकेशन या अवेयरनेस जनरेशन या सोसाइटी में वो चेंज, सिविल सोसाइटी चाहे हो सिविल सोसाइटी, यही इसका परमानेंट अगर रास्ता खोजे, या हर एक स्टेक होल्डर, चाहे वो जुडिशरी हो, हम लोग आगे बात भी करेंगे, या पुलिस हो, अगर हर एक स्टेक होल्डर अपना अपना केवल काम कर दें तो ये काम बहुत बहुत आसान तो नहीं कहेंगे, बट हम लोग जो आइडियलिज्म है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके कंप्लीट नहीं होना चाहिए, उसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे। नाउ क्राइम रेट आपको दिखेगा बहुत हाई है। पावरलेसनेस, वुमेन जो है पावरलेस फील करेंगी। अगर वुमेन के साथ अन्याय होगा और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, जिसके कारण उनके साथ अन्याय होता जा रहा है और कोई पनिश हो ही नहीं रहा है, या बहुत ही कम पनिशमेंट मिल रही है, 20-20 साल तक कोर्ट में केस लटके रह रहे हैं। आप निर्भया मामले में ही देख लीजिए, सबको पता था, इतना प्रोटेस्ट हुआ, उसके बावजूद भी अब चूंकि नो वन इज गिल्टी अंटिल प्रूवन वो वाला सिद्धांत है, तो उस पर तो सबको हक है। बट प्रोसेस में सुधार करने की आवश्यकता है। वुमेन का और इन जनरल सभी का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अगर ऐसा रहा तो। कॉन्फिडेंस उनका हिल जाएगा और फिजिकल मेंटल और जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वुमेन का, यानी कहें कि ऑल राउंड डेवलपमेंट वुमेन का, वो एक तरह से रुक जाएगा। वो अपने राइट्स को, जो चाहे उनकी हर तरह की राइट्स हैं, चाहे वो सोशल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगी और डिग्निफाइड लाइफ वो जी नहीं पाएंगी। इसमें ज़रूर आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 में इसको एक्सपांड किया गया, इसकी मीनिंग को। उतना स्कोप नहीं है कि आप यहाँ पे केसेस को लिखें कि AK गोपालन केस में क्या हुआ और मेनका गांधी केस में क्या हुआ। डोंट गो इनटू दैट। आप सिर्फ आर्टिकल 21 मेंशन कीजिए। यही बैलेंस हमें समझना है। देखिए एसए के पेपर में
जीएस के पेपर में, या जो पहले हम लोग ऑप्शनल देते थे, तो ऑप्शनल के पेपर में ये तीनों पेपर में सेम क्वेश्चन आता था वुमेन एम्पावरमेंट, और इसमें बैलेंस बनाना पड़ता था। तीनों का आंसर अलग अलग होगा, 20%, 30%, 40% हो सकता है चीज़ें मिल जाए, बट आंसर अलग होगा। नाउ अगर वुमेन को पब्लिक प्लेस पे कोई परेशानी होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा, उनके साथ छेड़खानी होगी, अगर अनफॉर्चुनेट कोई भी इंसिडेंट होता है उनके साथ पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो काम नहीं करने जाएंगी। चाहे उनकी फैमिली जो है एक तरह से डर बन जाएगा कि नहीं हमारी वुमेन सेफ नहीं है, तो फैमिली उनको काम नहीं करने देगा, या वुमेन खुद उनको लगेगा कि नहीं पब्लिक प्लेस सेफ नहीं है, हम काम नहीं कर पाएंगे, और इससे जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है या वर्कर पार्टिसिपेशन रेट वो कम होगा, और ये हमारे एक देश के रूप में ये अच्छा स्थिति नहीं होगा। और अल्टीमेटली जो अपना सोसाइटी होगा वो बहुत ही करप्ट सोसाइटी होगा, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, अगर आज वुमेन के लिए ठीक नहीं है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, तो हम कैसे मान लें कि वो अदर सेक्टर्स के लिए ठीक होगा। अगर 50% ऑफ द पॉपुलेशन को टोटली इग्नोर कर रहा है, तो वो अदर चीज़ों को भी इग्नोर कर सकता है। वुमेन में आप ट्रांस वुमेन के भी कंसर्न को जरूर इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, तो इसको भी इंक्लूड आप कर लेंगे। कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड या सजेशन पार्ट या कंक्लूडिंग जो आपका रिमार्क होगा, आप उसमें ज़रूर बताइए कि हमें टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हम उन चीज़ ये भी हमें देखना होगा कि हम क्या परोस रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर सोशल मीडिया पे हम वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, आप देखते होंगे कि भोजपुरी में अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि बहुत सारे गाने हैं जो उस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जो उस तरह के प्रोग्रेसिव थॉट को प्रमोट नहीं करते हैं। तो वैसे सिचुएशंस में एक चिंता का विषय है। रोबुस्ट हमारा लीगल सिस्टम हो कि भाई हम जो लीगल सिस्टम बना रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं रह जाए, वो बहुत ही मजबूत लीगल सिस्टम हम बनाएं, और उसका अनुपालन हो, कंप्लायंस हो उसका, और पनिशमेंट तो मिले। अगर ये आ जाए कि अगर मैं गलती करता हूँ और क्लियर है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, हार्श पनिशमेंट मिलेगा और स्पीडी स्विफ्ट मिलेगा, तो एक जानते हैं इससे क्या होगा, इससे क्रिएट होगा डेटरेंस। जो भी क्राइम कमिट करेगा उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा। अभी क्या है, उसको लगता है कि मैं कुछ कर दूंगा मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो अगर जब ये मन में बात आ जाए कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और मैं ऐसे ही घूमूंगा फिरूंगा फिर और किसी के साथ गलत करूंगा, तो फिर ये किसी भी सोसाइटी के लिए इस तरह का जो लैक्स लॉ एंड ऑर्डर है इज़ नॉट गुड एट ऑल, एंड स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्लियर मैसेज मिलना चाहिए कि तुम गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत होना ही है। रिफॉर्म पे फोकस होना चाहिए कि अगर कोई अनजाने में गलती किया है या उसको नहीं पता है कि कैसे किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, या किसी अनजाने में अगर गलती हो जाती है तो वो भी मौका मिलना चाहिए कि वो सुधरे, और वो प्रयास उसको सिविल सोसाइटी हो या अन्य जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उसको मिल के करना चाहिए। और अगर जानबूझकर कर रहा है तो उसको पनिश ही करो। और रिपीटेड है मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर्स जिसे आप कहते हैं, तो अगर हैबिचुअल ऑफेंडर्स है तो उसको तो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट देना जरूरी है। नाउ पुलिस और जुडिशरी का यहाँ अहम रोल हो जाता है। इसको लिखे बिना आप अपने आंसर को कंप्लीट नहीं कर सकते, और ये कई एस्पेक्ट होगा। देखिए, पुलिस का काम है कि अगर कोई क्राइम हो गया तो उसको इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस क्या करे कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैला दे कि देखो भाई इसकी राइट्स ये हैं, इनकी ड्यूटीज़ ये हैं, और ऐसे ऐसे करना है, ये गलत है ये सही है। तो एक तरफ अवेयरनेस फैला दे तो ये प्रिवेंटिव मैकेनिज्म के रूप में काम कर लेगा, और इन्वेस्टिगेशन कर दे तो ये एक तरह से डिटेन करने के लिए या फिर प्यूनिटिव मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा, पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए काम करेगा। पुलिस को एक और चीज़ ज़रूरत है कि ट्रेनिंग प्रदान करें हम लोग। पुलिस अपनी ट्रेंड नहीं है, और पुलिस और जुडिशरी में दोनों में ये बात ज़रूर आप लिखिएगा कि संवेदना की कमी है और सेंसिटिविटी होनी चाहिए। अगर पुलिस में एक और बात आएगी, एम्पैथी होना चाहिए। एम्पैथी का मतलब है कि मैं अगर आज दर्द और पीड़ा में हूँ तो मेरी जगह पे वो पुलिस वाला अपने आप को रखे और समझे कि ये दर्द और पीड़ा उसका है, और तब वो काम करे इस पर। ठीक है, तो ये बातें आप लिखिएगा। जुडिशरी में भी एक तो पुलिस और जुडिशरी में आप जरूर लिख दीजिएगा, चूंकि विमेन पे क्वेश्चन है, कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। वुमेन की हालांकि 35% ऑफ द रिजर्वेशन वुमेन को मिल रहा है, और पुलिस में आपको देखने को इस तरह की चीज़ें मिलेंगी भी, या जुडिशरी में। तो एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन आप लिख देंगे। अवेयरनेस और एजुकेशन पे हमने बात कर ही ली। IEC यानी इंफॉर्मेशन,
हम पहुंचाएं, एजुकेट करें और कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन और सेंसिटिविटी पे हमने बात कर ली। और लास्ट में आप एक दो कोटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं और होपफुल आप चीज़ें दिखाएं कि अगर ऐसा किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब हम एक विकसित राष्ट्र अपने आप को बनाने वाले हैं 1947 तक, या विकसित बिहार बनाने वाले हैं 1947 तक। तो एक विकसित बिहार की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ही ठीक नहीं है, जहाँ पे वुमेन एम्पावर्ड नहीं है। मतलब इस तरह की चीज़ें आप अपने टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।